एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज हम बात करने वाले हैं एफकैट 2 नोटिफिकेशन एग्जाम्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आज हम पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज आई फील कि ऑथेंटिसिटी अगर आपके पास है, अगर आपने एक ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ों को पढ़ा हुआ है, नोटिफिकेशन को जाना हुआ है, तो आपके जो डाउट के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और इसकी वजह से क्योस नहीं होता है। तो जैसे आपको पता है कि जो एग्जाम डेट रिलीज हुई है दैट इज 19th एंड 20th ऑफ सितंबर 2020 एंड एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है आपका वो 15th ऑफ जून 2020 से स्टार्ट हो रहा है एंड एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है दैट इज 14th जुलाई 2020। आज हम इसी को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम सारी उसकी एज क्राइटेरिया, उसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, आपके एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज, एग्जाम आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का ईकेटी होता है, एफकैट होता है, जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, जो नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। तो ये सारी चीजें आज हम इस ऑफिशियल वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने बताया कि हम आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिस्कस करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल पीडीएफ है। ये भी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में से इस लिंक को लेके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिलाई करना है अब सारे ऑथेंटिक सोर्सेस पे। हम अब इसको डील करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन साफ साफ ये कहती है कि एफकैट का नोटिफिकेशन 2020 का सेकेंड एग्जाम का निकला हुआ है फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, जिसमें आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी आते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए भी ये नोटिफिकेशन है एंड मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए भी ये नोटिफिकेशन है। यानी रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है और डायरेक्ट एंट्रीज भी होने वाली हैं। डायरेक्ट एंट्रीज आपकी दो होंगी, एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री, और बाकी लोगों के लिए एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन है। ऑलराइट, प्लस टेक्निकल में जो लोग जाना चाहते हैं लाइक फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एफकैट का एग्जाम दीजिए। जो ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं उन्हें भी एफकैट का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी में भी आपके दो ब्रांचेस होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इट इज नॉट जस्ट दैट कि फ्लाइंग ब्रांच ही टेक्निकल ब्रांच है, राइट। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कोर्स स्टार्ट होगा आपका, यानी जो आप क्लास 1 ऑफिसर बन के निकलेंगे, जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ये बेसिकली आपका जुलाई 2021 से होगा। यानी आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे, फिर आपकी जो एसएसबीज होंगी और उसके बाद आप जो है ट्रेनिंग में जाएंगे, तो ट्रेनिंग आपकी कमेंस होगी जुलाई 2021 से। ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर रखा हुआ है 15th ऑफ जून से। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, फॉर्म अभी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 15th ऑफ जून 2020 से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 14th जुलाई 2020, ऑलमोस्ट 1 मंथ। मगर जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जिनका माइंडसेट है, तो आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट आपका नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होता है, आप जाइए, बिना किसी डिले के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से भरिए, सो दैट मिस्टेक के कोई भी चांसेस ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम रजिस्ट्रेशन लिंक के बाद बहुत ही कम टाइम बचेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स बचेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलराइट, तो इसीलिए बिना किसी क्योस क्रिएट किए हुए आप आराम से जाइए, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंप्लीट करना होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की, गूगल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट यूआरएल में आप ये लिंक डाल दीजिए, careerindianairforce.cdac.in। ठीक है। या फिर सेकंड लिंक है fcat.cdac.in। वहां पे आपको यूजर रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेट लॉगिन पूछेगा, जहां पे अगर आप न्यू यूजर है तो न्यू को एज अ न्यू रजिस्टर करिए। ठीक है। और उसके बाद
आप अपने एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो आप अपनी डिटेल्स को सेव करके लॉग आउट कर सकते हैं और दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू यूजर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम उस साइट पे विजिट कर रहे हैं और अपने एप्लीकेशन यानी सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म की बिगिनिंग कर रहे हैं। अगर आपने एक भी बार सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट कर लिया है तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, आपको सिर्फ जाके लॉग इन करके अपने डिटेल्स को एडिट करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आगे देखिए क्या नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम्स। अब बात कर लेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिया गया है रिटन एग्जाम्स के लिए भी, इंटरव्यूज के लिए भी। तो आपको देखना है कि आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। यानी अगर आपको पता है कि आप आगे जाके इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू गिव द एग्जाम एंड क्रैक इट, बिकॉज आगे तो आपका रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं क्योंकि आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेक इट श्योर कि आप जो है आगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी एलिजिबल हों और उसके बाद ही आप अपने रिटन में हार्ड वर्क दीजिए। जो आपका एडमिट कार्ड या कॉल अप लेटर है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आफ्टर द एग्जाम जब आप फिल करते हैं, आप जो अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी देते हैं या फिर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम्स 2 to 3 वीक्स पहले आपको मिल जाएगा। ऑल्सो एडमिट कार्ड या जो कॉल अप लेटर आपको मिलेगा दैट डज नॉट इंश्योर, यहाँ पे देखिए पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड या कॉल अप लेटर आता है सो दैट डज नॉट इंश्योर कि आपको फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया किसी भी फील्ड में। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोसेस, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाते हो। अब आइए यहाँ पे देखते हैं एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर्स एंड वैकेंसीज। तो यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई हैं सामने हर कोर्स के बारे में, कोर्स नंबर दिया गया है, ब्रांच एंड एंट्री। सबसे पहले एफकैट एंट्री की फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं। PC इज फॉर परमानेंट कमीशन, SSC इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये जो ब्रांच है परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये दोनों मेन एंड वुमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 74 वैकेंसीज हैं। वहीं अगर बात करें हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, सो इसमें भी मेन एंड वुमेन बोथ आर एलिजिबल एंड परमानेंट कमीशन में इसमें 40 है AE में, एंड AE में मैकेनिकल, PC परमानेंट कमीशन इज 23 और SSC की 16 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो अगेन मेन एंड वुमेन बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस, जिसमें एडमिन में PC 23 वैकेंसीज हैं एंड SSC की 16 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन में PC की 8 वैकेंसीज हैं एंड SSC की 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, दोनों में इक्वल है। अब NCC एंट्री की बात करते हैं। NCC फ्लाइंग दोनों मेन एंड वुमेन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 10% सीट्स ही आपकी रिजर्व्ड होती हैं फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स जो होती हैं वो एफकैट जो क्लियर करेगा, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मोड ऑफ एंट्री है, सो 10% सीट्स रिजर्व होती हैं परमानेंट कमीशन के लिए। जो डायरेक्ट एंट्री यानी जिन लोगों ने एयर विंग में NCC किया हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है और आप डायरेक्टली इंटरव्यू प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए 10% ऑलरेडी रिजर्व्ड है वहां पे सीट। उसी तरह बाकी की 10% जो है वो रिजर्व रहेगी जो आप एफकैट एग्जामिनेशन जो लोग क्लियर करके जाएंगे उनके लिए फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। नेक्स्ट डायरेक्ट एंट्री इज देयर, मेट्रोलॉजिकल एंट्री जो कि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, एलिजिबल बोथ मेन एंड वुमेन आर एलिजिबल फॉर दैट। मेट्रोलॉजी में आपकी परमानेंट कमीशन में 10 वैकेंसीज आती हैं एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में 12 वैकेंसीज आती हैं। सो एक बार और देख लीजिए। आई होप आप इन सारे एंट्रीज में एफकैट, डायरेक्ट एंट्री NCC एंड डायरेक्ट एंट्री मेट्रोलॉजिकल एंट्री के हमने हर एक वैकेंसीज को देख लिया एंड कौन कौन एलिजिबल है वो भी हमने देख लिया। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है बट हमें इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको मैं बता देती हूँ। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट दे कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो हमें दिमाग में वैकेंसीज लेके नहीं चलना, इट इज जस्ट दैट कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और इस एग्जाम्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस एग्जाम्स को देंगे।
टाइप ऑफ कमीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 टाइप की कमीशन इसमें आपको मिलेंगे एग्जाम देने के बाद में या डायरेक्ट एंट्रीज के बाद में। वन विल बी योर परमानेंट कमीशन जो पीसी होगा, फॉर दैट इज ओनली फॉर मेन, एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अब क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले नेशनैलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, यानी बॉर्न बिटवीन 01 जुलाई टू 2021 के अकॉर्डिंग अगर कोर्स स्टार्ट होता है तो आपको 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001, ठीक है, ये आपकी एज लिमिट्स हैं अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 to 26 ईयर्स है, और 1 जुलाई 2021 से अगर आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2001। ठीक है, तो ये आपकी मैंने लोअर एज लिमिट्स भी बता दी और अपर एज लिमिट्स भी बता दी। तो बहुत लोग अलग से एक क्वेश्चन करते हैं कि मेरी एज इतनी है या मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, तो मैंने फ्लाइंग के लिए बता दी 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2001, एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2001। अब आप मैच कर लीजिए, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिलअप कर सकते हैं। देयर इज वन मोर कंडीशन अबाउट द मैरिटल स्टेटस, दैट इज अगर आप 25 ईयर्स से बिलो हैं एज में, then it is compulsory that you should be unmarried। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में एट 10+2 लेवल। मेक इट श्योर 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट हो रहे हो मैथ्स एंड फिजिक्स में। ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो, डजंट मैटर, बट योर परसेंटेज शुड बी 60% मार्क्स। ठीक है, यानी 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ। फ्लाइंग में 10+2 मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी, जहां पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन एनी फील्ड आपने ग्रेजुएशन करी हो। एक और ऑप्शन है 10+2 में आपके 50% मार्क्स हो मैथ्स एंड फिजिक्स में, और आपके पास 4 ईयर डिग्री कोर्स हो, यानी बीई एंड बीटेक वालों के लिए जिनका 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है, और वहां पे भी जो आपके मार्क्स हैं दैट शुड बी मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है। और एक और क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लियर किया है सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। आप देख लीजिए, ये 3 क्राइटेरियाज हैं, ए, बी एंड सी। आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने नॉन टेक्निकल कोर्स किया है, टेक्निकल कोर्स किया है, या आपने इन इंस्टीट्यूट से कोर्स अपना कंप्लीट किया हुआ है, और इसके साथ आपको 12th में जो रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स की विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, ये आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अब आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी डाउट अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन से नहीं रहेगा फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस की, टेक्निकल। यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपका वही है 10+2 50% मार्क्स आपको चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपका नॉर्मल 4 इयर्स का डिग्री कोर्स हो, या आपने जैसे हमने पहले भी बताया कि आपने अपना एग्जाम एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से अगर आपने ग्रेजुएट हुए हैं मेंबरशिप एग्जाम्स के और आपने क्लियर किए हुए हैं विथ 60% मार्क्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। सेम इसमें सेम रिक्वायरमेंट चल रही है, 50% मार्क्स 10+2 में, और आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स।
ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लिए आप देखिए कि आपको 10+2 पास होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे टेक्निकल एंट्रीज में थी। तो आप 10+2 पास हो एंड ग्रेजुएशन में आपने 60% अचीव किया हो, तो आप देखिए कि आप कौन सी क्राइटेरिया में, अगर आप अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप देखिए कि आप कौन सी क्राइटेरिया में फॉल होते हैं एंड इस पर्टिकुलर आप वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिन ब्रांच के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप एजुकेशन ब्रांच में जाना चाहते हैं सो 10+2 आपने पास किया हो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन single degree without permission to exist and lateral entry with 60% marks in graduation। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अगर आप पास हुए हैं इन एनी डिसिप्लिन दैट इज ओके, बट ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड का है। मेट्रोलॉजिकल एंट्री की अगर हम बात करें, जो अगेन डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में आपकी डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं? मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंसेस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, ecology and environment, geophysics, environmental biology with minimum 50% marks। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के इन सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स चाहिए ऑल टुगेदर, प्रोवाइडेड देयर इज वन कंडीशन ऑल्सो कि मैथ्स एंड फिजिक्स आपने ग्रेजुएशन लेवल में जरूर पढ़ा हो। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के साथ इस फील्ड में अगर आपने मास्टर्स अपनी की है तो ग्रेजुएशन में कंपलसरी है कि आपको मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ना है, जहां पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 55% आपने स्कोर किया हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस एंड दीज में बी एम्प्लॉयड फॉर लीगल ड्यूटीज। यानी जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हैं उसमें 2 सीट जो है वो लॉ कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व होती हैं। अब क्वेश्चन आता है सीजीपीए परसेंटेजेस को लेके कि हमारा रिजल्ट सीजीपीए में है, हमारा परसेंटेज में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड सीजीपीए इंस्टेड ऑफ मार्क्स द कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर सर्टिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पता करना होगा that how your grades could be converted into a percentage। तो आपको अपने grades को percentage में convert करना होगा and there is an official form जो आपको release किया जाएगा by FCAT परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जहां पे आप बताएंगे कि आपके ग्रेड्स ये थे, आपकी यूनिवर्सिटी में परसेंटेज कन्वर्सेशन सर्टिफिकेट के लिए ये प्रोसीजर, ये रूल्स होते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आपने अपने जब ग्रेड्स को कन्वर्ट करा सो दीज वेयर योर फाइनल परसेंटेजेस। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए और कन्वर्जन जो होगा वो डेफिनेटली आपका जो ग्रेड होगा वो 10 पॉइंट स्केल पे होगा। जो कैंडिडेट्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कैंडिडेट्स स्टडी कर रहे हैं अपने फाइनल सेमेस्टर में, ठीक है, या फिर उनको डिग्री ऑब्टेन अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, और कैंडिडेट्स हु आर स्टार्टिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड आर येट टू पास, यानी आपने पास अभी नहीं किया है, कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग। ठीक है, एंड शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम of 60% marks up to the last semester year for which result have been declared up for the time of submission of application, and you are required to submit proof of passing of degree certificate by 15 जून 2021। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेरीज में क्वेश्चन आते हैं कि जिनके बैकलॉग्स हैं क्या वो इस रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए साफ साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिनके बैकलॉग्स हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी अगर आप फाइनल अपियरिंग कैंडिडेट हैं, आपका फाइनल एग्जाम अभी अपियर आपने नहीं किया है और
पिछले किसी सेमेस्टर में आपके बैकलॉग्स आए तो यू आर नॉट एलिजिबल, और उसमें भी अगर आपके पिछले सेमेस्टर तक 60% के ऊपर एग्रीगेट बन रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एज आपको जो रिजल्ट सबमिट करना होगा प्रूफ डिग्री एग्जामिनेशन का, दैट इज बाय 15th of June। एंड इसमें कोई भी रिक्वेस्ट, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग दिस डेट विल बी entertained on the ground of late conduct or basic qualifying university examination। तो ये देखिए, दिस इज ऑथेंटिक सोर्स, किसी ने बताया नहीं है, ये खुद इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज किया हुआ है। तो इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता इफ यू गोइंग फॉर क्लास 1 ऑफिसर और उसके बाद अगर आप इन क्वेरीज को पूछते हैं, देयर इज नो यूज, इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। इसीलिए मैं आज यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। Now candidates who have failed for the CPSS in earlier attempt or flight cadet suspended from flying training at Air Force Academy will not be eligible for flying branch। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले पायलट ब्रांच के लिए अप्लाई करा है एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल, वो फेल हो चुके हैं इन CPSS एग्जाम या फिर कहीं से सस्पेंड किए गए हों किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, सो आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन फ्लाइंग ब्रांच। आप नहीं अप्लाई कर सकते, ग्राउंड ड्यूटी में you can apply। Candidates who were admitted to earlier course in NDA, IMA, Air Force Academy, Naval Academy, OTA, Gaya, but were removed on grounds of indiscipline are ineligible to apply। Also अगर आप पहले इन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिट हुए थे, आपका एडमिशन हुआ था एंड देन आपको इस बिहाफ पे वहां से निकाला गया, दैट ड्यू टू सम इनडिसिप्लिन आपको वहां से निकाल दिया गया, सो यू कैन नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है। Candidates who are being debarred by Ministry of Defense for holding any type of commission in defense services shall not be eligible to give FCAT। और अगर आप ऐसा कभी पकड़े जाते हैं, अगर आप नहीं रिवील करते अपनी इंफॉर्मेशन और आप पकड़े जाते हैं, then your candidature is going to be cancelled the moment you are caught। Candidates who have been convicted on criminal charges and are in criminal cases are not eligible to apply। So if there is any sort of criminal case and criminal charges that is going against you, pending cases भी हैं अगर या present cases भी हैं, तो भी are not eligible to apply। ठीक है। तो आप क्या क्या, हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख ली, हमने डिफरेंट ब्रांचेस की एंट्री मोड्स देख लिए, उनके रिक्वायरमेंट्स देख लिए, हमने अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्राइटेरिया हमने नॉर्मल एलिजिबिलिटीज भी देख ली कि एक कैंडिडेट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हों। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की कि क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए। सो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देयर इज अ प्रॉपर गाइड जो आपको इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी, प्लस किसी भी आप वेबसाइट पे जाके या फिर इवन जॉइन इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मेडिकल क्राइटेरिया आर सेम। फ्लाइंग ब्रांच के लिए डेफिनेटली विजन और हाइट रिक्वायरमेंट्स का मैटर अलग हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी यूजुअली बाकी सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। नाउ हाउ यू हैव टू अप्लाई, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है careerindianairforce.cdac.in या फिर fcat.cdac.in पे जाना है। एंड आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इस बार आपका आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी हो चुका है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या क्या इन्होंने बताया है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, जब आप ऑनलाइन अपना फिल करेंगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन में 4-5 दिन का गैप है। सो आप अपना रजिस्ट्रेशन उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट्स needs to exercise utmost care while filling the application form, क्योंकि होता यह है कि हम कभी कभी जल्दी में अपने नेम्स की मिस्टेक कर देते हैं या कभी कभी एड्रेस गलत लिख देते हैं, पेरेंट्स नेम गलत हो जाता है, स्पेसिंग गलत हो जाती है। तो इस बार जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, मेक श्योर कि वही नाम आपके 10th के मार्कशीट में हो, 12th के मार्कशीट में हो, किसी भी तरह का स्पेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि डिजिटल है हर जगह, अगर इवन एक स्पेस भी होगा आपके मदर फादर के नाम पे या आपके नाम पे, तो जब वो सर्च हम करेंगे उस स्पेस के साथ तो वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो प्रॉपर डॉट अगर एप्लीकेबल हो डॉट डालिए, आप स्पेस एप्लीकेबल हो तो ही स्पेस डालिए। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके जब अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आप अपने FS20 के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको ये सारी दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें काफी बड़ी
जो है वो भारी पड़ जाती हैं ये मिस्टेक्स आपको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो यू ऑल मस्ट बी ग्रेजुएट प्लस, तो इस तरह की गलतियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से भरिएगा इस बार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। और प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो लाइक ऑलमोस्ट आपने कई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप्स करे होंगे, तो वहां पे जो डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन करते टाइम भी आप अपनी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो कहीं पे भी किसी भी रेस्पेक्ट में गलत नहीं होनी चाहिए। एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। इफ एप्लीकेशन हैज सबमिटेड वन और मोर, पे क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो तो बार बार आप जो है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप सेम आईडी पे सेम नंबर पे दोबारा आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपकी कॉपी की मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं तो भी आपका कैंडिडेचर सबमिट हो सकता है। ऑल्सो क्योंकि आप आधार नंबर इस बार कंपलसरी है, यानी एट अ टाइम सिर्फ एक एप्लीकेशन, क्योंकि आधार नंबर तो आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा नहीं, तो आधार नंबर अगर आप डालेंगे और किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ आप एप्लीकेशन को अपने भरते टाइम ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह की मिस्टेक को अवॉइड करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब आप उन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे एयरफोर्स की, तब आपको क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपसे नॉट येट रजिस्टर्ड या रजिस्टर हियर। अगर आपने पहले अपने आप को रजिस्टर करा है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉट येट रजिस्टर्ड ऑप्शन पे और यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। फिर आपसे साइन अप पूछेगा जहां पे आपका लॉगिन आईडी क्रिएट करेगा और आपका पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज देगा। आप अपनी ईमेल आईडी पे जाएंगे, जो भी लिंक आएगा आप उसको क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन ईमेल अप्रूव होगा, उसके बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वंस यू आर रजिस्टर्ड, पासवर्ड आपके मेल आईडी में ही आएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद सीधे वो आपको लेके जाएगा पासवर्ड के रीसेट ऑप्शन को, यानी जो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड था वो चेंज होगा आपके न्यू पासवर्ड पे। वंस आप न्यू पासवर्ड करेंगे अगेन वो आपको लॉग आउट करेगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एंड उसके बाद अगेन आप अपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड इस बार आपने सेट किया हुआ है उसी पासवर्ड से आपका लॉगिन होगा। सो मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड ना फॉरगेट करें, आप अपना ईमेल आईडी ना फॉरगेट करें, क्योंकि वही आगे आपको हेल्पफुल करने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना पासवर्ड तक भी भूल जाते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके बाद जब आप फ्रेश लॉगिन करेंगे तो वहां पे 3 मोड्स ऑफ एंट्री आपको दिखाएगा, एक होगा एफकैट एंट्री, दूसरी एनसीसी एंट्री एंड तीसरी मेट्रोलॉजिकल एंट्री। जैसे भी इंस्ट्रक्शंस वहां पे उसके साथ लिखे होंगे आप देखिए कि आप कौन सी एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। इस पीडीएफ को दोबारा पढ़ लीजिए, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगी, तो आप इसको गो थ्रू आराम से भी कर सकते हैं और आप इंस्ट्रक्शंस रीड करिए केयरफुली एंड उसके बाद अप्लाई करिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे किसी भी मोड ऑफ एंट्री में तो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को मांगेगा, जहां पे आप अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिलअप करिए, सेव एंड कंटिन्यू करते रहिए ताकि किसी भी मोड पे कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या अगर आप ही लॉग आउट करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहें। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, सेव एंड कंटिन्यू आपको हर बार करना है। कोर्स प्रेफरेंस पूछी जाएगी, यानी आप कौन सी ब्रांच में कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में आपके फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन होंगे जिनके साइजेस बिटवीन 10 to 50 KB के बीच में ही होने चाहिए। तो आप अभी से इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी सेंटर पूछा जाएगा, आप बता दीजिए कि आप कौन सी सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। फिर आपका डिक्लेरेशन आएगा, बिफोर साइनिंग डिक्लेरेशन में बार बार कह रही हूँ एक बार जाके पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। वंस यू आर थ्रू विद इट, आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आप सीधे पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे जो भी रिक्वायर्ड फीस है आप उसे पे करेंगे एंड देन वो सक्सेसफुल पेमेंट करके आएगा, प्लस आपके मेल पे आपके फोन नंबर पे भी आ जाएगा दैट यस यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड अप द फॉर्म्स। अब दिस इज फॉर एफकैट कैंडिडेट्स ओनली। आफ्टर 4 सितंबर 2020 आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की भी डिटेल्स आ गई हैं कि 4 सितंबर को आपके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो यू विल बी नोटिफाइड, ठीक है। अगर आप
कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो यूजुअली होता नहीं है, बट इफ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको एडमिट कार्ड में तो आप इन डिजायर्ड फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप इस हेल्पलाइन एड्रेस पे अपना ईमेल क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एफकैट से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज ₹250। ठीक है, that is non-refundable and this is for only FCAT entries because बाकी जो NCC entry and metrological entry हैं इसमें कोई भी आपको application फीस जो है वो पे नहीं करनी है। The examination is going to be online and the application form will be ऑनलाइन। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि इस तरह से आपका जो है डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जो आपका फुल नेम है वो एज पर 10th होना चाहिए, आपके फादर के नेम अल्फाबेट्स में होने चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट्स में, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर। सीक्रेट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, एलिजिबल ऑप्शंस वहां पे होंगे, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका सीक्रेट आंसर और एक कैप्चा होगा जो यूजुअली आप हर जगह देखते होंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके पूछा जाएगा कि कौन सी टाइप ऑफ एंट्री के लिए आप जा रहे हैं। आपका अगेन नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम एज पर 10th होना चाहिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर लें। ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस भी एक पूछा जाएगा, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, CPSS या PABT स्टेटस आपको डालना है कि पास रहे हैं, फेल रहे हैं या आपने अपियर ही नहीं किया है। ठीक है, और अगर कभी किया है तो आपको यहाँ पे बैच नंबर डालना पड़ेगा या पासिंग डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने CPSS या PABT अटेंड करा है तो कौन से बोर्ड में कहाँ पे अटेंड करा है उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंटली सर्विंग है MN में, IAF में, तो वो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, कौन सी रैंक में सर्व कर रहे हैं, सर्विस नंबर, करंट पोस्टेड यूनिट, कमांड, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ की कंफर्मेशन। फिर आपकी क्वालिफिकेशन में आता है एजुकेशनल लेवल का, जहाँ पे आपको 10+2 ग्रेजुएशन, 10+2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है, इस तरह से आपको ऑप्शंस आएंगे ABCD के फॉर्म में। आपको देखना है कि आप A ऑप्शन में क्या आ रहा है, B ऑप्शन में क्या आ रहा है, C में क्या है और D में क्या है। ठीक है, कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पे बता दी गई, कॉलेज आपको बताना है, यूनिवर्सिटी बताना है, अगर आपकी डिग्री ऑब्टेन हो गई तो आपको बताना है, नहीं ऑब्टेन हुई तो कब तक ऑब्टेन होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, परसेंटेजेस आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो येस या नो लिखना है। तो जैसे मैंने बताया क्योंकि ऑलरेडी इन एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, अगर आप प्रेजेंट आपकी कोई बैकलॉग होगी तो आपका ये फॉर्म ही नहीं कंप्लीट होगा। फिर आपको 10+2 की डिटेल्स डालनी है, 10th की डिटेल डालनी है, फिजिक्स एंड मैथ्स की यहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोर्स प्रेफरेंस, आप कौन से कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो एक लिस्ट आएगी उसमें से आपको चूज करना है। अगर आप NCC एंट्री से जा रहे हो, NCC C सर्टिफिकेट, आपका सीरियल नंबर, यूनिट, ईयर, अगर आपने पहले कभी अटेंड करा है तो उसकी डिटेल्स, FSB की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, गेट अगर आपने अपेयर करा हो, गेट के स्कोर्स, फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी एड्रेस प्रूफ, कहाँ पे रहते हैं, पिन कोड नंबर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, लैंडलाइन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की सारी डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका एग्जाम सिटी। ठीक है, applicants are strongly advised to apply online in well time to avoid last minute rush, क्योंकि वेबसाइट में सर्वर एरर्स भी आते हैं। ठीक है, जो आपके सर्विंग एमएन्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई लाइक अदर एप्लीकेंट्स ओनली, कोई अलग प्रेफरेंस नहीं मिलेगी आपको, बस वहां पे अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। बट यू हैव टू ब्रिंग NOC फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, आपको NOC लेके आना है, ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स कंसर्न एंड दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको लेके आनी है। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो बता दिया मैंने ऑलरेडी, 19th सितंबर को सैटरडे एंड 20th सितंबर संडे को होगा। सो इट इज मैंडेटरी फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टू अपेयर फॉर FCAT एज वेल एज EKT
टेस्ट ओनली। ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, यू हैव टू गिव बोथ द एग्जामिनेशंस एफकैट एंड ईकेटी। एग्जाम शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम, देखिए 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट्स में। तो आपके रिपोर्टिंग टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। 8 o'clock आपको शार्प रिपोर्ट करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो जो रिपोर्टिंग टाइम है मेक श्योर आप उससे पहले ही पहुंच रहे हो, क्योंकि अगर एक बारी गेट की एंट्री क्लोज हो जाती है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता, और इंटरनल भी बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस चलते रहते हैं, तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि अंदर वेरिफिकेशन में आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड होता है, थंब इंप्रेशंस लिए जाते हैं, अटेंडेंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है आप उसी रिक्वायर्ड टाइम पे पहुंचिए। आप इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे, फिर 2 आवर्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ईकेटी के भी टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो सिलेबस है देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईकेटी में 50 होंगे, जिनके मार्क्स 150 होंगे। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईकेटी आपका 45 मिनट्स का होगा। एफकैट एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा। इसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट जो है मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब मुझे लग रहा है कि आप अपना ब्लूप्रिंट जो है इस एग्जाम का, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर लिया, जहां पे हमने जाना कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या थी, क्या एज क्वालिफिकेशन थी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में जान लिया। ऑल्सो एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसे आप कह सकते हैं एफकैट एग्जामिनेशन का पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और साथ ही मैंने अपना स्कोर कार्ड भी यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करा था एग्जाम्स को। सो आई होप अगर आप चाहें तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके इस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्लीट ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं इसे एफकैट एग्जामिनेशन का, जो आपको सारी डिटेल्स अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, बुक लिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, और क्या ऑथेंटिक मटेरियल्स हैं, वो सब आपको इस इंफॉर्मेशन में, इस वीडियो में मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।